अगर आपको पता चले। कर्नाटक में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, इसलिए भूमिकाएं बांधने का वक्त अब खत्म हो चुका है। अब इम्तिहान की बारी है। भारतीय जनता पार्टी लगभग 4 साल सरकार चलाई, 2 मुख्यमंत्री, पहले येदियुरप्पा और फिर बसवराज बोम्मई। क्या वो फिर से जनादेश हासिल करने में सफल होंगे? अब तक कभी भी अपने दम पर उन्हें स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। क्या वो इस मिथ को तोड़ पाएंगे? क्या फिर से हमें बहुत सारे चौराहे के चाणक्य नए सिरे से वो कलिग्गा इतने हैं, लिंगायत इतने हैं, फलानी बेल्ट में इनका असर, ढिकानी बेल्ट में उनका असर जैसे समीकरण समझाने लगेंगे? भले ही राज्य में पर्याप्त मात्रा में ओबीसी, दलित और दूसरे समाज हों, तब भी लिंगायत और वोकालिग्गा तक ही क्या उनका विमर्श सीमित रहेगा? क्या हम फिर से डीके शिव कुमार बनाम सिद्धरमैया वाली बात सुनेंगे? क्या फिर से केंद्र के नेता, चाहे भाजपा के हों, कांग्रेस के या आम आदमी पार्टी या जो दूसरी राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनके, वहां जाकर अपने भाषणों में तथ्यों के साथ अपने हिसाब से सहूलियत हासिल करेंगे? क्या होगा कर्नाटक चुनाव का हासिल? इस पर बात करने की नौबत आ गई है और उसके लिए हमें लगा कि सबसे पहले नेता नगरी में अलग अलग पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पर डिस्कशन हो। इसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं कई वरिष्ठ मेहमान। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा दूं, राहुल जी हमारे साथ पिछले सत्र से कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ द हिंदू से जुड़ रही हैं निशुला हैबर। निशुला, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके हिसाब से कौन से बड़े पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं जिनका एग्जामिनेशन होगा कर्नाटका के इलेक्शन में? सबसे पहले तो बीजेपी की तरफ से अगर मैं कहूं तो उनका जो लिंगायत वोट सपोर्ट है, सपोर्ट बेस है, वो मैक्स आउट हो चुका है। तो इस बार इस इलेक्शन में कोशिश भी यही है कि 2 चीजों की कोशिश है। एक तो ये कि ये लिंगायत वोट सपोर्ट बेस जो है वो येदियुरप्पा जी के खानदान में सीमित ना रहकर पार्टी के पास आए, और नंबर 2 कि बाकी जितने कम्युनिटीज हैं उसमें अपना सपोर्ट बेस बढ़ाने की उम्मीद है। क्योंकि आपने जैसे बहुत सही कहा अपने इंट्रोडक्शन में कि कभी भी भाजपा अपने बलबूते पे फुल मेजॉरिटी, मतलब हाफवे मार्क नहीं क्रॉस कर पाई है। तो इस पर बहुत चिंतन वगैरह हो चुका है। भाजपा के 2 पिलर्स ऑफ सपोर्ट हैं। एक तो नॉर्दर्न बेल्ट वगैरह में लिंगायत सपोर्ट बेस है येदियुरप्पा जी के साथ जो जाता है, और कोस्टल कर्नाटका में 2 हिंदुत्व बेल्ट है, जो मैंगलोर वगैरह, दक्षिण कन्नड़ा, उत्तर कन्नड़ा जो एरियाज हैं वहां पे। ओल्ड मैसूर में वो कुछ नहीं पाते, और बहुत बड़े बड़े पैचेस हैं स्टेट के, बहुत जहां पे उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता नहीं है। ये फीलिंग है बीजेपी में कि जो गुजरात में हुआ था केशु भाई के अंडर, और फिर जब नरेंद्र मोदी आके पटेल वोट पार्टी के लिए खींच पाए, डिस्पाइट केशु भाई बीइंग द टॉलेस्ट लीडर ऑफ द पटेल कम्युनिटी, उस तरह का कुछ करना चाहिए। वहां कोई नरेंद्र मोदी तो है नहीं कर्नाटका की स्टेट पॉलिटिक्स में, इसलिए बहुत सारे दूसरी डिवाइसेस इस्तेमाल की गई हैं। लीडरशिप को, दूसरे कम्युनिटीज के लीडरशिप को प्रमोट किया गया है। जैसे शोभा करंदलाजे जी को इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का चीफ बना दिया गया है। जो इलेक्शन रिजर्वेशन पॉलिसी निकाली है उसमें वोकलिगस को भी 2% दिया गया है, जितना भी शैव लिंगायत को दिया गया। तो इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीजें कोशिश कर रहे हैं। तो ये 2 चीजें हैं जो बीजेपी देखना चाह रही है इस इलेक्शन में। कांग्रेस के लिए तो ये मेक और ब्रेक इलेक्शन है, क्योंकि श्रिंकिंग फुटप्रिंट के अंडर अगर कर्नाटका जैसा स्टेट में इनका चीफ मिनिस्टर काबिज हो जाए तो एक बहुत बड़ा मोरल बूस्ट तो है ही। एक रिसोर्स क्रंच जो पार्टी फेस कर रही है उसके लिए भी एक रिलीफ रहेगा, और एक मॉडल भी होगा कर्नाटका का, क्योंकि अनलाइक इन अदर स्टेट्स कांग्रेस इन कर्नाटका, उनका ऑर्गेनाइजेशन काफी रोबस्ट है। हर कम्युनिटी के लीडरशिप वहां अच्छी है, कांग्रेस के पास अच्छे लीडर्स हैं डिफरेंट कम्युनिटीज को अपील करते हुए। तो उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शन है इस मायने से। एंड जेडीएस के लिए तो एग्जिस्टेंशियल इलेक्शन है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ये देवेगौड़ा जी के लिए आखिरी असेंबली इलेक्शन रहेगा जो वो कॉन्टेस्ट देखेंगे। और उनकी पार्टी जो है, जो एक जमाने में रामकृष्ण हेगड़े वगैरह चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, खुद देवेगौड़ा जी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं अपने बलबूते पे,
तो उनके लिए ये एग्जिस्टेंशियल इलेक्शन है। शुक्रिया निस्ला। अब राहुल जी का रुख करते हैं, उससे पहले दर्शकों को बता दें आंकड़े जो पता ही है, फिर भी रिवाइज कर लेते हैं एक बार। 10 मई को चुनाव होने हैं। महत्वपूर्ण है कर्नाटका, दक्षिण भारत का ये पहला और अभी तक का इकलौता राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन चुका है, और एक बार नहीं कई दफ़ा बन चुका है। BS येदियुरप्पा बने थे मुख्यमंत्री, उसके बाद सदानंद गौड़ा और ऐसे कई नेता पिछले 5 साल के जब इन्होंने पहली बार सत्ता हासिल की थी, और इस दफ़ा बसवराज बोम्मई भी येदियुरप्पा के साथ जुड़ गए हैं। निष्ठुला ने जैसा ध्यान दिलाया कि लिंगायत वोट को लेकर अभी भी उनका पूरा फोकस है, पर उससे इतर भी मसले हैं और इसीलिए किसी भी मुख्यमंत्री के चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी, JP नड्डा, अमित शाह प्लस येदियुरप्पा और बसवराज बोम्मई, ये कलेक्टिव जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रिविया ये है कि रामकृष्ण हेगड़े वो इकलौते मुख्यमंत्री हैं जो सत्ता में थे और चुनाव जीतकर फिर सत्ता में आए। 1985 में हुआ, हालांकि सत्ता में आने के बाद वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे और SR बोम्मई फिर आ गए थे। ये वही SR बोम्मई हैं जिनका जिक्र बार बार आप SR बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सुनते हैं कि फ्लोर पे ही ये तय होगा कि सरकार को सदन का विश्वास हासिल है या नहीं। बड़े नेता रहे हैं SR बोम्मई। दूसरा मसला ये है कि जैसा मैंने कहा लोकसभा की 28 सीटें आती हैं, तो 2024 के चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हाल में नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में चुनाव हुए जिनके नतीजे आए, लेकिन संख्या की दृष्टि से देखें तो ये पहला बड़ा राज्य है, और जो साल के उत्तरार्ध में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने और फिर कुछ ही महीने बाद तेलंगाना में लोकसभा चुनाव से पहले, तो उस लिहाज से भी ऑप्टिक्स और नंबर दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक महत्वपूर्ण चुनाव है बीजेपी के लिए। कांग्रेस अगर सत्ता में आने में कामयाब रहती है तो उसके लिए संजीवनी की तरह होगा। हिमाचल के चुनाव से जो थोड़ा सा उन्हें बूस्टर डोज मिली, हालांकि गुजरात में बेहद ख़राब परफॉर्मेंस की वजह से उस पर उतनी चर्चा नहीं हुई। राहुल श्रीवास्तव जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, नेशनल पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कर्नाटका का चुनाव इन दोनों पार्टियों के लिए, और कभी जो नेशनल पॉलिटिक्स के सिरमौर थे, देश के प्रधानमंत्री थे HD देवेगौड़ा, उनकी पार्टी JDS और उनके राजनीतिक वारिस HD कुमारस्वामी के लिए कितना महत्वपूर्ण है? सौरभ, कर्नाटका एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेट है। मैं कहूंगा कि अगर यहाँ कुछ मुद्दे हटा दिए जाएं तो बहुत ही ज्यादा ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स है यहाँ की। यहाँ के पॉलिटिशियन बहुत सारे अगर देखिए तो बहुत ज्यादा डीप रूटेड किसी चीज में नहीं है। इट्स पार्ट ऑफ अ काइंड ऑफ ए कॉमर्स, इकोनॉमिक्स। अगर मैं कहूं ब्रॉडली देखा जाए तो कर्नाटका में कोई आइडियोलॉजी बहुत स्ट्रांग प्ले नहीं करती। देयर इज एन इनफेमिलियरिटी विद आइडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। हालांकि बीजेपी वहां इंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है। अगर आप देखिए तो ये कास्ट ड्रिवन है ज्यादा कर्नाटका, मोर और लेस, जहां ईच कास्ट फॉर इट्स ओन, अपने लिए उनका चलता है कि वोकालिगा जो है वोकालिगा के लिए वोट करते हैं, JDS के लिए वोट करते रहते थे, मगर वो इसलिए नहीं करते थे कि वो सेक्युलर हैं। ये सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट या आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो था वो नहीं। सिमिलरली लिंगायत जो है वो 90s से बीजेपी के साथ हैं, मगर वो इसलिए नहीं है कि साहब की बीजेपी सेक्युलर का राइट विंग है या बहुत है, उनको यानी दे फील दैट ये उनकी पार्टी है। तो एक कास्ट का डोमिनेशन है जिसमें कांग्रेस के पास ट्रेडिशनल वोट्स हुआ करते थे, बीजेपी ने आकर के ट्रेडिशनल वोट किए। मैं ये कहूंगा कि इस बार ये जो इलेक्शन होगा इसमें करीब कुछ इश्यूज जो हैं उसमें एक बड़ा प्ले होगा कि एक आइडियोलॉजिकल फैक्टर बीजेपी जो है ना बड़े चंक के तौर में चुनाव में लेकर के आना चाहेगी। अगर आप देखिए तो बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में हिजाब, हलाल, टीपू सुल्तान और अजान, ये जो मुख्य इन मुद्दों पे एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की है, जो कि कर्नाटका में अगर आप कुछ साल डेकेड पहले चले जाएं तो वो उतनी ज्यादा नहीं प्रखर रूप से दिखा करती थी। तो बीजेपी एक नैरेटिव की कोशिश कर रही है। द बीजेपी फेसेस अ प्रॉब्लम इन दिस स्टेट। क्या है कि जो कुछ बीजेपी के लिए अच्छा और जगह काम करता है वो कर्नाटक में जो काम करता था वो गड़बड़ हो रहा है। क्यों? निस्तोला ने कहा कि लिंगायत वोट फैक्टर है, वो सैचुरेट हो सकता है, उसमें भी लड़खड़ाहट। एक्चुअली लिंगायत वोट ऐसा वोट बैंक था जिसने एक नेता दिया और उस नेता के कंधे पे चढ़ के बीजेपी सत्ता में कर्नाटक में काबिज हुई थी 2008 में। लेकिन अगर आप देखें तो आज एक लिंगायत वोट को लेके ओहापोह की स्थिति है, क्योंकि अगर आप देखें तो चेंज करना पड़ा येदियुरप्पा साहब को। येदियुरप्पा साहब को एकोमोडेट कर लिया गया है पार्लियामेंट्री बोर्ड में, उनको एक सिग्नल दिया जा रहा है कि वो सिग्निफिकेंट हैं
मुझे याद है कि अभी शिवमोगा में जो एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री ने किया था, मैंने नहीं देखा कि पिछले कुछ सालों में किसी रीजनल नेता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेजेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह से उनको फेलिसिटेट किया हो। ये एक बड़ा सिग्नल था कि कहीं जो येदियुरप्पा फैक्टर है वो कितना क्रिटिकल है बीजेपी के लिए। कर्नाटका में उनके बेटे विजेंद्र को टिकारपुरा से टिकट देने की बात करी जा रही है। ये सब जो एडजस्टमेंट है कि व्हाट रोल विल येदियुरप्पा प्ले, उनको कहीं पे बैलेंसिंग करनी पड़ रही बीजेपी को। उसके अलावा बीजेपी जो कहती थी कि न खाते हैं न खाने देते हैं और क्लीन गवर्नेंस का इशू देते थे, उसके खिलाफ एक राज्य में मध्य प्रदेश में हुआ था थोड़ा ये कि व्यापम वगैरह को लेकर के, लेकिन कर्नाटक में करप्शन का इशू बहुत बड़ा इशू है इस समय पे। और वो एक नैरेटिव है जो कि बीच कांग्रेस जो है वो सक्सेसफुली बिल्ड कर पाई है और इस कारण से करप्शन का इशू बढ़ा है। और आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी, नड्डा जी और अमित शाह जब भी जा रहे हैं तो कर्नाटक कांग्रेस के लिए एटीएम होगा, इस तरह के बयानात से उस करप्शन टेम्पलेट को डिमोलिश करने की कोशिश कर रहे हैं। जो नैरेटिव है उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे कोटे का रिजर्वेशन, कोटा जो है वो इशू बन गया है। कोटे के अंदर कोटा, माइनॉरिटीज का कोटा हटा करके लिंगायत के लिए, दलितों के लिए कोटा विजन कोटा, ये एक नया इशू बनाया गया है। इस प्राइस राइज एक इशू है। इसके अलावा मेरे ख्याल से अगर इसमें देखें तो बीजेपी के लिए स्टेक क्या है साहब, बीजेपी के लिए ऑल दैट व्हाट इज गुड फॉर द बीजेपी वो स्टेक पे है यहां पे, क्योंकि एक ऐसे माहौल में जहां पे बीजेपी पे तमाम हमले हो रहे हैं और कर्नाटक एक बड़ा स्टेट है जो कि एक बीजेपी ने जीत के एक्वायर किया हुआ स्टेट था, तो पहला साउथ इंडिया की जो एकमात्र विंडो बीजेपी के लिए खुली हुई है, कर्नाटका लूज करने पे वो जा सकती है। दैट्स एट स्टेक एंड दैट्स वेरी क्रिटिकल बिकॉज अगर कर्नाटक हार जाते हैं तो बीजेपी वंस अगेन बिकम्स नोशनली अ नॉर्थ इंडिया सेंट्रल इंडिया पार्टी, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट में कुछ राज्यों में है मगर वो छोटे राज्य हैं। ईस्ट में नवीन पटनायक और ममता बनर्जी काबिज हैं, तो ये एक बीजेपी के लिए पैन नेशनल पार्टी होने का जो पार्टी इन पावर का टैग है वो थोड़ा सा कमजोर होता है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि इश्यूज का मामला है। तीसरा यह है कि ऑपोजिशन का नैरेटिव सक्सेसफुल हो जाएगा, कि ऑपोजिशन नैरेटिव कहेगी कि ये दिस इज पार्ट ऑफ अ लार्जर नेशनल नैरेटिव कि बीजेपी की डिसलाइक बढ़ गई है, तो ये ऑपोजिशन के लिए एक रामबाण होगा। लेकिन उसी तरह से ये कांग्रेस के लिए और ऑपोजिशन के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू। मैं कहूंगा कि एज मच एज इट स्टेक फॉर बीजेपी देयर इज स्टेक फॉर द कांग्रेस एंड द ऑपोजिशन। कांग्रेस के पास ये अनलाइक बहुत सारे राज्यों की तरह यहां पे बहुतायत है नेताओं की, दे हैव गुड 2 स्ट्रॉन्ग लीडर्स, लेकिन उसमें कांग्रेस ने अभी तक बैलेंस बना के किसी तरह से दोनों के बीच के झगड़ों को काम करके एक को नॉर्थ भेज के एक को साउथ भेज के काम चलाया है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर मैं कहूंगा कि कांग्रेस के लिए और ऑपोजिशन क्या स्टेक पे है, तो ऑपोजिशन यूनिटी का मुद्दा जो हम काफी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, लगातार डिस्कस कर रहे हैं, इट विल टेस्ट द कांग्रेस कैपेबिलिटी कि कैसे कांग्रेस विपक्ष की बाकी नॉन बीजेपी पार्टियों को साथ लेके चल सकती है, कैसे कांग्रेस बीजेपी को टेक ऑन कर सकती है, क्योंकि नैरेटिव ये बन रहा है ना कि बीजेपी लाइक्स टू हैव कांग्रेस एज अ राइवल नॉट रीजनल प्लेयर्स। कैसे साथ लेके चल सकती है, कैसे बीजेपी को पीछे धकेल सकती है। सिमिलरली जेडीएस के लिए भी टेस्ट है कि जेडीएस की अगर एक ऑपोजिशन का वो बनता है नैरेटिव जहां ये लग रहा है कि शायद कांग्रेस भी सैचुरेट कर गई है अपने वोट बैंक में, शायद एंटी इनकम्बेंसी के वोट बढ़ जाएं, लेकिन कास्ट इक्वेशंस में उनकी भी प्रॉब्लम है, तो जेडीएस जैसी पार्टी जो कि एक कुछ नंबर लेकर के हमेशा एक किंग मेकर या अब खुद किंग बनने की हैसियत में रहती है, ये किस तरह से ऑपोजिशन प्ले में आएगा, किस तरह से ऑपोजिशन अपनी दूरियों को, अपने खामियों को कम करके आगे बढ़ेगा और बीजेपी को चैलेंज करेगा। आई थिंक दैट नैरेटिव इज ऑल्सो लाइकली टू बी टेस्टेड एज फार एज कर्नाटक इज कंसर्न। थैंक यू राहुल जी। निश्ला, आई विल कम बैक टू यू। हम लोगों ने हमने सिद्धारमैया वर्सेस डीके शिव कुमार तो खूब सुना है। मैं सीटी रवि वर्सेस विजयेंद्र समझना चाहता हूं। सीटी रवि वरिष्ठ नेता हैं, वोकलिगा संप्रदाय से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, बीएल संतोष के क्लोज बताए जाते हैं। उनके बयानों में अक्सर ये चीज़ खोजी जाती है कि अच्छा देखो अभी इन्होंने येदियुरप्पा को यहाँ येदियुरप्पा पे तंज कसा, सरकाज़म किया, ये किया वो किया। और विजयेंद्र येदियुरप्पा के बेटे हैं, उनके राजनीतिक वारिस हैं। बहुत बात चली कि साहब
वरुणा की सीट पर चुनाव होगा या शिकारपुर की सीट पर चुनाव लड़ेंगे, जो येदियुरप्पा की परंपरागत सीट है। इस तरीके के हिंट भी दिए जा रहे हैं और बार बार एक बाइनरी खींची जा रही है। हाउ डू दे प्रोजेक्ट देमसेल्फ, उनके पॉलिटिकल यूएसपी और बैकिंग क्या है, और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो कैसे देखता है इस वर्सेस को? देखिए, 1-2 साल पहले मुझे किसी ने बताया था कि विजयेंद्र जी काफी परेशान थे और दिल्ली आए। ये कोविड के दिनों की बात है, तो जब थोड़ा सा लिफ्ट हुआ कोविड का, लॉकडाउन वगैरह, तो वो आए और शीर्ष नेताओं से मिलने की कोशिश की। उस टाइम तक उनके पिताजी को हटाया नहीं गया था और 1-2 लोगों से पूछा कि क्या तकलीफ है, मेरे पिताजी से क्या तकलीफ है शीर्ष नेताओं को, क्योंकि यहाँ से काफी ऑब्वियस हो गया था कि कुछ तो तकलीफ हो रही है। तो किसी ने एकदम सीधा उनके मुंह पे बोल दिया कि तुम ही जो हो अपने पिताजी के लिए सबसे बड़ी इशू बन गए हो इन द आईज ऑफ द हाई कमांड। कि भाई जो लिंगायत वोट पार्टी और येदियुरप्पा ने मिलके सींचा है और पार्टी के मेन स्टे है सपोर्ट बेस का, तो ये ना हो जाए कि इनको देके निकल लें येदियुरप्पा जी। तो ये मेन प्रॉब्लम है। सीटी रवि जी, जैसे आपने बताया कि अपोजिंग कैंप को बिलोंग करते हैं, तो उनको इनकरेज किया जाता है। आई फील कि कुछ कुछ बोले, जो बहुत सारी चीजें शीर्ष नेतृत्व पॉलिटिकली नहीं बोल सकता, पब्लिकली नहीं बोल सकता। इन लोगों इनसे बुलवाया जाएगा जब ये येदियुरप्पा जी की जो टेंडेंसी है यूनिलैटरल स्टेटमेंट्स करने की, क्योंकि वो अपने आप को अनडिस्प्यूटेड लीडर मानते हैं कर्नाटका बीजेपी का। जैसे आपने देखा होगा 2019 के इलेक्शन से पहले, जब अनंत कुमार जी जो तब तक ही हैड पास्ड अवे, उनकी सीट के बारे में डिस्कशन शुरू हो रहा था, तो उन्होंने एज केपीसीसी प्रेसिडेंट ऑलरेडी उनकी पत्नी का नाम भेज दिया था, तेजस्विनी अनंत कुमार जी का। लेकिन सीएसटी में काफी एडवोकेसी की थी बीएल संतोष जी ने, जो अभी एमपी हैं वहां से बैंगलोर साउथ से, और बीजेवाईएम के जो प्रेसिडेंट हैं तेजस्वी सूर्या, उनके नाम की। तो ये उसी खेमे में है सीटी रवि, और वहां पे तकलीफ थी स्टेट यूनिट में, तो इधर बुला लिया गया था। तो ये येदियुरप्पा का एक और यूनिलैटरल स्टेटमेंट आया था कि मैं इस बार लड़ूंगा नहीं और मेरा लड़का शिकारीपुरा से लड़ेगा। तब फिर एक स्टेटमेंट आया था कि भाई ऐसा है कि किसी के किचन में बैठ के डिसाइड नहीं होता है ये चीजें। तो जब आपको ध्यान होगा कि ट्विटर में कुछ बहुत सारी तस्वीरें आई थी, मैंने भी ट्वीट किया था कि जब अमित शाह जी मिले येदियुरप्पा जी से उनके घर जाके, तो विजयेंद्र जो है उनको चटनी सर्व कर रहे थे। पहले तो फ्लावर्स बोला कि नहीं मैं विजयेंद्र से लूंगा, और फिर चटनी सर्व कर रहे थे। तो फिर एक ट्विटर वॉर वहां पे शुरू हुआ कि देखिए सीटी रवि ने कहा कि किसी के किचन में बैठ के नहीं डिसाइड होगा, अब बताइए अब आपका क्या जवाब है। तो ऑब्वियसली इट इज वेरी वेरी क्लियर, मतलब अगर ऊपर से अगर आप देखें, मतलब लार्जर पिक्चर इसमें देखें कि उन्हीं से मोहब्बत इन्हीं से लड़ाई, जो येदियुरप्पा जी ने जो पोजीशन में डाला है बीजेपी को अभी, तो उनको आप नजरअंदाज कर नहीं सकते। लेकिन आपको डर भी है कि ये अपने लड़के को विरासत में लिंगायत वोट देके चले जाएंगे, पार्टी के हाथ में नहीं आएगा वो वोट, और बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर बीजेपी को वहां पे रिटेन करने के लिए सारी चीजें। सो ये एक सिचुएशन वहां पे बनी हुई है, और इसीलिए सीटी रवि जी बोलते हैं। और वहां आपको पता ही है कि बीएल संतोष जी और येदियुरप्पा जी का 36 का आंकड़ा है, बहुत पब्लिकली येदियुरप्पा जी बोल चुके हैं। सो वहां फैक्शनलिज्म होता है, उसका ये एक पार्ट है। और ये डर भी है कि भाई जेन एक्स में जो है विजयेंद्र जो है वो भी अपना जगह बना लेंगे, जो सब वेट कर रहे हैं कि एक ये येदियुरप्पा युग निकले तो हम लोग भी अपना अपना कुछ देखें। तो उनको ये बहुत सारे नेताओं को ये भी डर लग रहा है कि इनके लड़के आ जाएंगे वहां काबिज होने के लिए। That is what I feel is the situation. निश्ला, one more question I want to discuss JDS strategy with you. हम सब जानते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी सभी सीटों पर फोकस करती है, 224 सीटों पर, लेकिन JDS सदर्न कर्नाटका पे अपना फोकस रखती है, जहाँ पे उनका स्ट्रॉन्ग बेस है, बेंगलुरु और उसके आसपास का इलाका और नीचे का इलाका, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो जो
120 के लगभग सीटें हैं, 70-80 सीटों पे जोरदार चुनाव लड़ेंगे और वहाँ पे अगर उनका अच्छा नंबर रहा तो दे कैन इंश्योर कि उनके बिना कोई सरकार ना बना पाए। और उसके बाद ये लगभग तय होता है कि इसका मतलब कि एचडी कुमारस्वामी सीएम बने, जैसे हमने 5 साल पहले भी देखा, भले ही 1 साल के लिए बने। हिजाब विवाद, मीट विवाद, 10,000 तरह के विवाद, और इन सब के बीच जब बीजेपी सेक्शन के हवाले से ओबीसीज वाले 2B या जो भी सेक्शन है उसमें फिर मुस्लिमों के लिए आरक्षण हटाती है, तो एक नए सिरे से पोलराइजेशन की संभावना बनती है। इन सब के बीच इब्राहिम जो देवेगौड़ा के पुराने वफादार रहे हैं और 1996-97 में उनके बिल्कुल राइट हैंड मैन, उनके मेन कमांडर बताए जाते थे, उनको वो अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं। कुमारस्वामी के बेटे भी मैदान में नज़र आते हैं, तो एक 3 जनरेशन वाला मोर्चा भी है। जेडीएस की ब्रांड पोजीशनिंग क्या है, किन इश्यूज़ को इन्वोक कर रहे हैं, क्या उनका असर घटा है, बढ़ा है, या एक रीजनल प्लेयर के तौर पर वो उस बेल्ट में अभी भी इफेक्टिव हैं? ये सवाल पूछते वक्त मुझे ये भी ध्यान आ रहा है कि जो 5 साल मुख्यमंत्री रहे सिद्धारमैया के बाद मुख्यमंत्री बने कुमारस्वामी, और येदियुरप्पा के बाद जो मुख्यमंत्री बने बसवराज बोम्मई, ये तीनों जेडीएस में थे। अगर येदियुरप्पा को छोड़ दें तो सिद्धारमैया जो कांग्रेस के वन ऑफ द टॉप लीडर हैं वो भी जेडीएस की नर्सरी से निकले हैं, और बसवराज बोम्मई भी। तो वो इक्वेशन क्या है, इन लोगों की उस पार्टी में क्या पोजीशन थी, क्या हालात रहे कि इनको आना पड़ा? ये मैं स्पेसिफिकली इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि हमारे जो कर्नाटका की डे टू डे पॉलिटिक्स से फैमिलियर लोग नहीं हैं वो भी थोड़ा सा इस डायनेमिक्स को समझ सकें। देखिए, कर्नाटका में कांग्रेस काफी डोमिनेटिंग पार्टी थी जो इंडिपेंडेंस के बाद रही है, लेकिन सोशलिस्ट ट्रेंड भी बहुत बहुत स्ट्रांग रहा है। आपको मैं बता दूं कि जब सिद्धरामैया जी मुख्यमंत्री बने थे पहली बार और दिल्ली आए थे कॉल ऑन करने के लिए प्रधानमंत्री को और प्रेसिडेंट को, जैसे करते हैं, और मंत्रियों को जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री वगैरह हैं, तो वो सबसे पहले फ्रॉम द टॉप 2 को छोड़ने के बाद सबसे पहले जिन मंत्री से मिले थे वो थे अजीत सिंह। और वो इसलिए मिले थे क्योंकि उन्होंने जब पहला चुनाव लड़ा था 1970s में, तो वो चरण सिंह जी की पार्टी से, लोकदल से, उसके सिंबल पे उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो वो उस खेमे से आते हैं। बोम्मई साहब तो ऑफ कोर्स हिज फादर, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, वाज एक्सट्रीमली इट वाज अ बिग नेम इन स्टेट पॉलिटिक्स। ये सब जो है सोशलिस्ट और जनता पार्टी जो थी वो एक बहुत बड़ी पार्टी थी। रामकृष्ण हेगड़े जो है, ही वाज द ओनली चीफ मिनिस्टर हु गॉट इलेक्टेड बैक फॉर अ सक्सेसिव टर्म, और वो उन्होंने इसीलिए जल्दी इलेक्शन कॉल किया था क्योंकि 84 के लोकसभा इलेक्शन में जो इंदिरा गांधी जी की असैसिनेशन के बाद हुआ था, जनता पार्टी का लोकसभा के लिए वहां पे परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था, और वो एक कोalition आउटसाइड सपोर्ट के साथ, बीजेपी और कम्युनिस्ट के आउटसाइड सपोर्ट के साथ वैसे भी चला रहे थे गवर्नमेंट। तो उन्होंने फिर इलेक्शंस कॉल किए और फिर बने मुख्यमंत्री। तो वहां पे सोशलिस्ट का एक बहुत बड़ा खेमा है। अब क्या हुआ कि अंदरूनी इन लोगों की लड़ाई चली, रामकृष्ण हेगड़े को हटाया गया, देवेगौड़ा जी और रामकृष्ण हेगड़े का 36 का आंकड़ा था, ये एसआर बोम्मई जी बने। उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें इनफैक्ट 1991 में वीरेंद्र पाटिल जी जो हैं, लेट वीरेंद्र पाटिल जी, जो लिंगायत कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, कांग्रेस की तरफ से वो मुख्यमंत्री बने वहां पे अच्छी मेजोरिटी के साथ, बहुत तगड़ी मेजोरिटी के साथ कांग्रेस वहां आई। लेकिन वो कुछ आई थिंक 10-11 महीने ही सरकार चला पाए, उनको स्ट्रोक हुआ था। तब राजीव गांधी आए थे बेंगलुरु और उन्होंने कहा कि भाई हम मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, बिना डिस्कस किए वीरेंद्र पाटिल जी के साथ। वीरेंद्र पाटिल जी तब टीवी पे गए, दूरदर्शन पे, और बोले कि मेरे को ये इस तरह का डिसमिसल, इतना पेरेम्पटरी डिसमिसल मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं है। और लिंगायत कम्युनिटी जो है उसके बाद कांग्रेस से झटक गई और पहले सोशलिस्ट के पास गया था ये वोट, और उसके बाद धीरे धीरे येदियुरप्पा का जब उत्थान हुआ स्टेट पॉलिटिक्स में, उनके पास आके अटक गया। और बीजेपी का जो सक्सेस है कर्नाटका में वो इसलिए है कि ये एक बहुत बड़ा गुट जो है आके इनके पास चिपक गया। तो सोशलिस्ट पार्टीज का जो डिक्लाइन है वो लेट 80s और 90s वो अंदरूनी कलह के वजह से हुआ। जो गोविंदाचार्य जी मुझे हमेशा बोलते थे कि दे आर लाइक ग्रुप ऑफ हेजहॉग्स।
हेजहॉग्स जो क्विल्स होते हैं उनके, वो थ्रेट होता है तो एकदम सुइयां उनके बदन पे आ जाती हैं। है वो एक ही प्रजाति के, लेकिन साथ में नहीं घूम सकते, क्योंकि घूमेंगे तो एक दूसरे को चुभेगा। तो ये सिचुएशन हुई, तो फिर सब अपना अपना जो है राजनीतिक भविष्य ढूंढते ढूंढते बीजेपी और कांग्रेस की तरफ चले गए। देवेगौड़ा जी अकेले जो हैं, उनका हाई पॉइंट था ऑफ कोर्स बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑफ द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट, एंड वो एक ये सोशलिस्ट स्ट्रेन ऑफ पॉलिटिक्स को, जेडीएस जनता पॉलिटिक्स को पकड़ के उन्होंने रखा। बीच में उनकी लड़ाई भी हुई अपने ही खुद के लड़के के साथ, जब बीजेपी के साथ कोalition किया था कुमार स्वामी जी ने, और वो मुख्यमंत्री बने थे, और जो 2.5 साल वाला डिवीजन ऑफ टेन्योर डिसाइड हुआ था बीजेपी और जेडीएस के बीच में, वो उन्होंने तोड़ दिया। उन्होंने कहा मैं तो रहा हूं 2.5 साल, अब मैं सपोर्ट भी नहीं करूंगा बीजेपी को, मेरा टेन्योर हो गया, मैं दूंगा नहीं, और अगर आप इंसिस्ट करेंगे कि येडियुरप्पा बनेंगे मुख्यमंत्री तो मैं छोड़ के भी चला जाऊंगा अलायंस। और फिर वो अपने पिताजी से उन्होंने मान मोहलवल करके वापस दोनों बाप बेटा एक ही उसमें आ गए। इन सब चीजों में सिद्धरामैया तब भी जनता पार्टी जनता दल में थे, जहां जहां देवेगौड़ा जी गए वो साथ में गए। सिद्धरामैया जी कुरुबा कम्युनिटी, जो शेपर्ड कम्युनिटी होती है, उसको बिलोंग करते हैं, उनका काफी मास सपोर्ट है वहां पे, और एक अहिंदा और उन्होंने बाद में फैशन किया, पर ही वॉज अ वेरी पॉपुलर लीडर। पर उन्होंने ये देखा कि जब कांग्रेस और जेडीएस की सम्मिश्रित सरकार बनी, कोalition की सरकार बनी, और ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने ये देखा कि पार्टी में ये परिवारवाद चलने वाला है, कि उनको बहुत ज्यादा कोई वहां पे प्रमोट नहीं करेगा, कुमार स्वामी ही प्रमोट होंगे। तो इसीलिए फिर वो वहां छोड़ के कांग्रेस चले गए, हु एनकरेज्ड हिम, हु सेड कि आप आइए हमारे पास, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, और 2013 में वो मुख्यमंत्री भी बने थे। सो ये सारा उनका इतिहास है, देवेगौड़ा जी वगैरह का इतिहास है। ओल्ड मैसूर एरिया में वो बहुत पुख्ता तरीके से उनके सपोर्ट बेस रहता है। और इस बार बहुत इंटरेस्टिंग एक काम जेडीएस वाले भी कर रहे हैं, जो भारत राष्ट्र समिति है, जो तेलंगाना राष्ट्र समिति का एक नया नाम दिया गया है के चंद्रशेखर राव की अगुवाई में, नेशनल पार्टी। इस बार वो लोग कर्नाटका के इलेक्शन में एंट्री मारेंगे, और जो पुराना निजाम का इलाका था, निजाम का किंगडम था, तेलुगु स्पीकिंग एरिया, जो सेकेंड स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन में कर्नाटका में आ गया, जिसको कहते हैं हैदराबाद कर्नाटका, क्योंकि वहां तेलुगु स्पीकिंग पीपल भी हैं, गुलबर्गा वगैरह वो एरिया आती है। वहां बीआरएस भी इस बार लोगों को सेट करेगी उस तरफ, और जेडीएस भी अपने कैंडिडेट देगी। ये कांग्रेस को हिट करेगा, क्योंकि आई थिंक जेडीएस को ये अब अंदाजा हो गया है कि उनके जो थोड़े बहुत सीट्स हैं वो आएंगे, और अगर वो कांग्रेस को थोड़ा हर्ट करेंगे तो कोalition कांग्रेस के साथ वो बाद में किंग मेकर पोजीशन में आ जाएंगे। सौरभ, मेरे ख्याल से ये जो इलेक्शन है, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि दिस इज द लास्ट ऑफ द साउथ इंडियन स्टेट जहां एक डोमिनेंट क्लियर फाइट है नेशनल पार्टीज के बीच में। तो यहाँ का जो नैरेटिव है वो, यानी अगर आज राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी है, वो इधर आएगा, और इसका जो नैरेटिव है कि यूजुअली क्या होता है कि जो नेशनल नैरेटिव होते हैं हम देखते हैं कि वो स्टेट में प्ले कर रहे हैं कि नहीं। यहां का जो नैरेटिव, यहां का जो बिल्डअप है, वो नेशनल पॉलिटिक्स पे इंपैक्ट करेगा। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कांग्रेस विल लाइक टू फाइट इट लोकली, बीजेपी इसको नेशनल इश्यूज पे ले जाकर नेशनल लीडर्स पे खेलना पसंद करेगी, जेडीएस इसको लोकल इश्यूज पे खेलना पसंद करेगी। और इवेंचुअली जो कर्नाटका का आउटकम है, वो कर्नाटका का आउटकम जो है वो 24 के नैरेटिव के लिए एक बहुत सब्सटैंटिव कंट्रीब्यूशन करेगा। क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि आज की तारीख में बीजेपी के बारे में हम जो बातें करते हैं कि उसका टेस्ट कहां होता है, हाउ डज इट गेट टेस्टेड, गुजरात में वो टेस्ट नहीं था, क्योंकि गुजरात में एक अनफेयर एडवांटेज है कि मोदी है। थैंक यू निश्चला, आपने इतने डिटेल में और एनेक्डोटल एस्पेक्ट में बताया कि मेरे लिए भी बहुत कुछ सीखने को था। थैंक यू सो मच।